इस सीरीज के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हो कि शुरुआत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अंत तक बहुत ही कम लोग टिके रह पाते हैं और आप उनमें से एक हो, तो इसलिए आप बधाई के पात्र हो। आपको बहुत ही बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल कुछ मेरे बारे में आपको पता ही है, तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर पता ही है आपको, अभी तक चेकआउट कर ही लिया होगा, तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या ही बताएं। अच्छा, अभी बाकी बातें करेंगे, लेकिन लास्ट में पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, बस उम्मीद रखनी है कि दोबारा ऐसा ना पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि सेक्शन इतना कोई किसको याद रहता है। इसका करेक्ट जवाब वैसे डी है कि मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है एज पर सेक्शन 10 ऑफ 26 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ध्यान में रहेगा आपको। वेरी गुड, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर क्लीवेज इन ग्लोबल ह्यूमन राइट डिस्कोर्स हैज बीन बिटवीन, किसके किसमें के बीच में मेजर डिस्कोर्स है। समझ जाओ, सबसे ज्यादा तनाव किसके किसके बीच में है, तो वो है सिविल और पॉलिटिकल राइट वर्सेस इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट। मतलब एक तरफ है सिविल और पॉलिटिकल राइट और दूसरी तरफ है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या है, दिक्कतें हैं, परेशानियां है ना, डिस्कोर्स है। तो देखो, debate or tension between these two category of rights is they require different approaches or resource allocation. Some argue that civil और political right जो है फंडामेंटल है और must be prioritized, जबकि बाकी लोग कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट को देना चाहिए सोशल जस्टिस और इक्वालिटी अचीव करने में। बोलो क्लियर? गुड। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट या फिर अथॉरिटीज इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आपको पता है होम अफेयर्स के अंदर आता है, और होम अफेयर्स, हाँ कहीं पे मैंने होम मिनिस्ट्री, अच्छा HM लिखा था, होम मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स HA। डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफिशियल, ये भी होम अफेयर्स के अंदर आता है। और अगला है नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन और कन्वेंशन, ये नहीं आता है, ये किसी और में आता है, बताता हूँ कहाँ पे आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर, ये भी होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? तो ऑप्शन A, C, A, B, D करेक्ट है और सी गलत है। गलत क्यों है, समझो ध्यान से। जो नेशनल अथॉरिटी किसका, फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन, जिसका हैज बीन सेट अप एज ऑफिस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1997 में। बस इतना ध्यान में रहेगा आपको। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या NDMA इज हेडेड बाय, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली PMO के अंडर में आता है। ठीक है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द NDMA। प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के लिए। अब ये उसके बारे में बाकी डिटेल है, आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी अपन इतना सारा कुछ पढ़ लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, अब लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी किसने डेवलप किया था, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको। इसका तो मैं भी भूल गया, आंसर ही देख लेते हैं, है ना। इनके थे जॉन ऑस्टिन, वाइडली क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। बाकियों के बारे में है क्या कि कुछ फीचर जो है लीगल पॉजिटिविज्म के एक्सप्लेन बाय जॉन ऑस्टिन क्या है, सेपरेशन ऑफ लॉ और मोरालिटी, की दोनों को अलग रखो भाई। क्या, लॉ अलग है, मोरालिटी अलग। ठीक है, ये कहा लीगल पॉजिटिविज्म में। कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, लीगल पॉजिटिविज्म और लीगल सर्टेनिटी, मतलब ये सारे के सारे फीचर है किसके, लीगल पॉजिटिविज्म के। होपफुली आप ध्यान से पढ़ लोगे उसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा टाइम अपन नहीं लगाने। ठीक है क्या? ओके। तो बोल रहा कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी मींस अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। क्या, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो देखो, ये जॉन लॉक साहब का कहना था क्या, कि जो डेमोक्रेसी है ना, उसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय कंसेंट। डिटेल देखो, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है बाई कंसेंट। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट जो है डिराइव होता है फ्रॉम द कंसेंट ऑफ पीपल इट गवर्न्स। उनका मानना था कि इंडिविजुअल इंटर इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, विलिंगली गिविंग अप सम ऑफ देयर फ्रीडम इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट और कॉमन गुड के लिए। वहीं पे GS मिल साहब का डेमोक्रेसी पे क्या कहना था, सुनो ध्यान से। मिल का ये विश्वास था कि इन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एज अ मीन्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी और प्रमोट सोशल प्रोग्रेस। He argued that democracy serves as a safeguard against the potential tyranny of the majority by providing mechanism for the protection of individual rights or freedom। वहीं पे जेरेमी बेंथमैन डेमोक्रेसी पे कुछ कहना था, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। अच्छा, दो ही लाइनें तो पढ़ ही लेते हैं, है कि नहीं।
ही सॉ डेमोक्रेसी एज अ मीन्स टू अचीव द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। क्या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, देख रहे हो, फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल एंड प्रमोट द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ज्यादातर लोगों को ज्यादातर खुशी मिले, है ना, और पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो, इसलिए वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। उनका यही मानना था अबाउट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। ध्यान है, इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म का क्या मतलब हुआ, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी है, कम्युनिटेरियन सोशलिज्म भी है, और नेहरूवियन सोशलिज्म भी है, लेकिन रेडिकल सोशलिज्म नहीं है। ठीक है, बाकियों के बारे में पूरा डिटेल इधर देखिए ध्यान से, कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कंबाइंड डेमोक्रेसी विद सोशलिस्ट प्रिंसिपल। कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि कम्युनिटी ओनरशिप और पार्टिसिपेशन, अभी हमने देखा था किसी क्वेश्चन में, है ना। और नेहरूवियन सोशलिस्ट रिफर करता है सोशलिस्ट पॉलिसी और आइडियल्स एडवोकेटेड बाय इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। नाम से ही आपको पता चल गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टोटली, क्या समझो, ध्यान से पढ़ो, टोटलिटेरियनिज्म। क्या टोटलिटेरियनिज्म मतलब कि टोटल टायरनी, समझ रहे हो क्या। पहला देखो ऑप्शन क्या बोला, इट इज नॉट अकिन टू ऑटोक्रेसी एंड ऑथोराइटेरियनिज्म, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा, तो पहला तो सही हो जाएगा। बोला अगला, इट असर्व्स पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल बट इट डज नॉट असर्व्स पर्सनल फ्रीडम। अरे भाई टोटलिज्म नाम में ही है कि वो सारा कुछ पर्सनल, है ना, पर्सनल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सारा कुछ, सारे के सारे फ्रीडम को, है ना, वो कर्व कर लेता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो हमसे गलत ही पूछा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तीसरा चौथा देखते हैं, इट इम्प्लाइज वायलेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। इट इज यूजुअली आइडेंटिफाइड विद अ वन पार्टी स्टेट, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तो बी जो है गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने समझाई दिया आपको, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी लेट के बारे में। क्या एमपी लेट के बारे में बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैंक्शन एग्जीक्यूट और कंप्लीट वर्क, बिल्कुल नहीं, केवल वो डायरेक्शन देते हैं कि ये सारा काम करवा दो। करता कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, डीएम, जो उस जिले का रहता है वो करता है, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करता है, इसलिए पहला ही गलत हो गया। गलत ही हमसे पूछा था क्या, हाँ, नॉट करेक्ट पूछा था, आंसर हो गया ऑप्शन है। बाकी सब सही है। क्या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिकमेंड, देखो ध्यान यहाँ पे बोल रहा, रिकमेंड वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनीवेयर इन द कंट्री, द शेड्यूल सॉरी स्कीम इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल 5 करोड़ मिलते हैं, कितना, एनुअली 5 करोड़। इंटाइटलमेंट ऑफ एमपी कितना, 5 करोड़। तो बी सी डी सही है, ये गलत है। क्यों गलत है मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो, पता ही है ना। ध्यान रहे कि नॉन लैप्सिबल होता है, ठीक है। और बाकी ये चीजें आप बता सकते हो। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो कहीं पे भी वर्क रिकमेंड कर सकते हैं, एनीवेयर इन दी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि ओवरसीज इंडियन कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइजी इन एन इलेक्शन टू द लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। वो सिटीजन होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देयर नेम्स मस्ट फिगर इन द इलेक्टोरल रोल, ये भी है। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया, बिल्कुल। देखो अभी तक हमारे पास ई वोटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है कि वो दूसरे कंट्री में बैठे बैठे वोट कर पाए, इसलिए ऐसा प्रोविजन ना होने की वजह से उन्हें आना ही पड़ेगा इंडिया में वोटिंग करने के लिए। तो तीसरा भी सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोला एकदम क्लियर, वेरी गुड। बोला फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो है इंडिया में कब बना था, वो बना था 1952 में। कब, 1952 में। देखो इन इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952, is responsible for redrawing the boundaries of parliamentary और assembly constituency based on the population change और demographic shift। बाकी चीजें हैं, इसके डिटेल बारे में आपको डेट ध्यान में रखना है। इसका काम तो जनरली आपको पता है, फेयर रिप्रेजेंटेशन बाय रीडिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना तो इसके रिपोर्ट को मॉडिफाई किया जा सकता। चैलेंज कहाँ पे नहीं किया जा सकता, इन एनी कोर्ट इन होल इंडिया, है ना, किसी भी कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जा सकता। प्लस इसके रिपोर्ट को इवन लोकसभा, मतलब हमारी पार्लियामेंट भी मॉडिफाई नहीं कर सकती। और डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अलॉन्ग विद द अदर मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। डिलिमिटेशन कमीशन रिकमेंड करता है बाइंडिंग, सॉरी रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग होते हैं और कम इनटू इफेक्ट आफ्टर दे आर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द कंसर्न स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। दीज रिकमेंडेशन डिटरमिन करते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स और हेल्प करते हैं मेंटेन इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। वो लोग ध्यान में रहेगा, वेरी गुड। अच्छा अभी तक आपने अगर चेकआउट नहीं किया बिल्कुल कीजिए, ये सारा कुछ समरी मैंने लगा दिया है कि कौन सा पर्टिकुलर कोर्स कितने घंटे का है, सच दैट आप उसी हिसाब से अपना प्लान कर पाओ। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ ऑफ जस्टिस का, बिल्कुल नहीं, नाम से ही लग रहा है उनका तो होगा नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी का भी नहीं है,
प्रमोशन ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, बिल्कुल इसी का है DPIIT। इसका है क्या काम? IPR को, है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज रिगार्डिंग IPR। ध्यान में रहेगा आपको। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज आउटलाइन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो नेशनल पार्टीज भी है बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी भी, रीजनल पार्टी नहीं बताता, ठीक है, और रजिस्टर्ड बट अन रिकॉग्नाइज पार्टी ये भी आउटलाइन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, लेकिन रीजनल पार्टी नहीं बताता। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा रीजनल पार्टी वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि जो गुजराल डॉक्ट्राइन है रिलेट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो देखो ये बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन इंडिया और इट्स नेबर के बारे में गुजराल डॉक्ट्राइन है, कब आया हुआ था ये? IK गुजराल जो हमारे 12th PM ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसको बनाया था, प्रोपाउंडेड बाई, है ना, और एक कंसिडर्ड एज एपिटम ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। दिस डॉक्ट्राइन एडवोकेट दैट इंडिया बीइंग द बिगेस्ट कंट्री, कहाँ, साउथ एशिया में, क्या करना चाहिए उसको? यूनिलेटरल कंसेशन देना चाहिए स्मॉलर नेबर्स को। दूसरे शब्दों में डॉक्ट्रिन इज फॉर्मुलेटेड ऑन द इंडियाज accommodating approach towards its smaller neighbors on the basis of principle of non reciprocity। ध्यान में रहेगा आपको। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। ध्यान रखना PM NRF, क्या NRF? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज ऑपरेटेड बाय PMO ऑफिस, क्या PMO ऑफिस? कब स्टेब्लिश हुआ था? 1948 में, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एडमिनिस्टर बाय सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना, और ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर एज सेक्रेटरी ऑफ द फंड। PNRF जो है ऑपरेट करता है PMO ऑफिस से। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब उसके फीचर्स कुछ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अच्छा 3 ही है तो मैं ही बता देता हूँ जल्दी से, ध्यान दीजिएगा। कंसिस्ट इंटायरली ऑफ पब्लिक कंट्रीब्यूशन और डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट, और ये ट्रस्ट की तरह रिकॉग्नाइज है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 से अंडर सेक्शन 10 ऑफ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। रिटर्न वगैरह नहीं फिल करता, क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट की तरह है। ओके अगला, नहीं नहीं एक मिनट रुकेगा, हाँ ठीक है, जो बताया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी नहीं है। तो देखो ये तो हमने पढ़ा 1966 में, है ना, ये ट्रीटी है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा लिस्ट ही प्रोवाइड कर देता हूँ। ये है तो ऐसा मत करना कि टिक मार्क कर दिया तो ये गलत है, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल है और ये भी है। अभी ये देखो टोटल 7 है ट्रीटी, उनको डेट के साथ मैंने प्रोवाइड कर दिया। एक काम करना है आपको, 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही फैक्चुअल है तो इसलिए 2 बार पढ़ना है कि कम से कम एलिमिनेट तो कर पाओ, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा कम से कम कितने स्टेट में, है ना, तो है कम से कम 4 स्टेट में तो रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। अगर 4 स्टेट में कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है, इसका मतलब वो नेशनल पार्टी बन जाती है। कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ECI के पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन सिंबल 2019 हैंडबुक के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी होगी अगर वो रिकॉग्नाइज है 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में, या फिर उसके कैंडिडेट जो है कम से कम 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट, कहाँ पे? एनी 4 या फिर मोर स्टेट। ध्यान रखना कि एनी 4 या फिर ज्यादा स्टेट में कम से कम 6% टोटल वैलिड वोट मिले उसको लास्ट लोकसभा में, या फिर असेंबली इलेक्शन अगर हुआ तो वहां पे कम से कम 4 MP जो है लास्ट लोकसभा पोल में होने चाहिए, या फिर 2% जो है सीटों जीती होनी चाहिए लोकसभा में, और नॉट लेस देन 3 स्टेट से। बोलो ध्यान में रहेगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज प्रोटेक्टेड विदाउट मेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन। तो देखो कॉपीराइट जो होता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने बुक लिखी, तो जैसे ही मैंने बुक लिखा ना वैसे ही उस पर मेरा कॉपीराइट हो गया, मेरे को कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैंने उसको क्रिएट किया, कोई भी मेरा मतलब इंटेलेक्चुअल राइट हुआ, मतलब कोई भी चीज मैंने क्रिएट किया ना तो उस पर मेरा कॉपीराइट बन जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि कॉपीराइट पे, है ना, बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप का कॉपीराइट होता है। तो देखो एक कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द मोमेंट वर्क गेट क्रिएटेड, सो रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटियर, हेंस इट इज प्रोटेक्टेड विदाउट मेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन। ध्यान रहेगा, बाकी सब के सब क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ध्यान रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टेटमेंट है करेक्ट बता रहे। पहला बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वेयर रिपील्ड बाय द आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, बिल्कुल।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 बिल्कुल, और प्रीवी काउंसिल तो बहुत बाद में हुआ था, तो ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पहले ही हो गया था। पहला और दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बोलो, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आसान है ना? गुड, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे, नॉट करेक्ट पूछा। तो सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस आर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट वाला बताना है। देयर इज वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये भी ठीक है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू स्क्रूटनाइज द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग होता है, मतलब इसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। किसको? डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट को, ऑर्डर को। बोलो, क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, और ये हमसे पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। बोलो, एकदम क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स है रिलेटेड टू ईसीआई। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पता है। अभी क्या है? 3 मेंबर बॉडी है। कहाँ पे है? आर्टिकल 324 पे। ध्यान रहेगा इतना, वेरी गुड। क्या करता है? लोकसभा, राज्यसभा, साथ में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, उन सब जगह इलेक्शन करवाता है। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 3 स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है। पहला, दीज आर दी सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल अबाउट, क्या? पंचशील के बारे में पूछ रहा। तो क्या है? 5 प्रिंसिपल गवर्निंग रिलेशन बिटवीन स्टेट, बिल्कुल सही बात है। दी एजम्पशन ऑफ पंचशील वाज दैट न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर डीकोलोनाइजेशन would be able to develop a new or more principal approach to international relation, ये भी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट फॉर्मल कोडिफिकेशन इन ट्रीटी फॉर्म वाज डन इन द एग्रीमेंट बिटवीन चाइना और इंडिया, बिल्कुल ये भी ठीक है। कब? 1954 में, है कि नहीं? अभी किसी क्वेश्चन में हमने देखा था। तीनों के तीनों सही है। जनरिक स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, पंचशील क्या है? एक एग्रीमेंट है, इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, क्या? सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गवर्न रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। उसको हम पंचशील या फिर 5 प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। देयर फर्स्ट फॉर्मल कोडिफिकेशन इन ट्रीटी फॉर्म वाज इन एन एग्रीमेंट बिटवीन चाइना और इंडिया। कब? 29 अप्रैल 1954। मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन ही वही दिया है। तीसरा देखो स्टेटमेंट क्या बोला, एक अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ 5 प्रिंसिपल ए है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट है आफ्टर डीकोलोनाइजेशन, वो क्या करेंगे? वुड बी एबल टू डेवलप अ न्यू और मोर प्रिंसिपल अप्रोच, किसका? इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग। बोलो, एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब ये पंचशील या फिर 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस का, ये पांचों आपको पता ही है, अभी हमने देखा था। क्या? म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, नॉन एग्रेशन दिखाएंगे एक दूसरे के प्रति, और नॉन इंटरफेरेंस करेंगे किसमें? इंटरनल मैटर में। इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट से रहेंगे, और पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे एक दूसरे के संग। बोलो, एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये पूरा का पूरा सीरीज। होपफुली आपने थ्रू आउट द सीरीज एंजॉय किया होगा, प्लस उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लियरिटी आई होगी आपको पीवाईक्यू को लेकर। जो अप्रोच डेवलपमेंट अपन कर रहे थे वो भी, एलिमिनेशन टेक्निक, बाकी चीजें आपने क्या एनालाइज किया होगा, और वो आपके अंदर डेवलप हुआ होगा सच दैट यूपीएससी के क्वेश्चन को लेकर जो डर बना होता है वो आपके अंदर से निकला होगा, और आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बोलो, एकदम क्लियर, गुड। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आज के लिए है कि इट्स नॉट व्हाट हैपेंड टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। तो देखो, मुसीबतें, दिक्कत, परेशानियां है ना, हालात जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन वो डिसाइड नहीं करते हैं कि आप कैसे बनोगे। डिसाइड क्या करता है कि आप कैसा रिएक्ट करोगे उनके प्रति, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल कल को एक साथ चैलेंज आया कि किसी ने बोल दिया कि अबे तेरे से तो यूपीएससी होगा ही। अब आपने क्या किया? उस पर्टिकुलर चैलेंज को, 2 तरीका हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओ कि यार मेरे को तो ऐसे बोल दिया, है ना, किस्मत ही खराब है, कोई भी कुछ भी ताना मार के निकल जाता है। या फिर उसको ऐसे कर सकते हो कि पॉजिटिव, नेगेटिव मोटिवेशन होता है ना, तो उस सेंस में लेकर कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, अब तो करके ही दिखाना है, समझ रहे हो। तो आप लग जाओ, और ऐसा लग जाओ कि करके ही दिखाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि उसने बोला इसलिए कर रहे हो, नहीं, आपको चाहिए इसलिए आप कर रहे हो। कहने का मतलब ये है, परिस्थिति, हालात वो डिसाइड नहीं करते कि आप क्या बनते हो, बल्कि उनके प्रति जो आपका रिएक्शन है वो बताते हैं कि आप एक्चुअल में कौन हो, क्या कर सकते हो। बोलो, एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए, फ्यूचर के लिए। साथ में अगर हम कनेक्ट में रहें, बातें होती रही हमारी आपकी, तो जरूर शेयर कीजिए कि आपको ये पूरा कोर्स कैसा लगा, और अभी तक बाकी कोर्सेज अगर चेकआउट नहीं किया तो बिल्कुल एक बार कीजिए, ठीक है। चलो, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए सीरीज में, किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने ख्वाबों के लिए लड़ते रहिए।